हाँ भाई, सेकेंड ईयर। तो यहाँ कंप्लीट होता है आपका स्टार फिश में वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे जल संवहन तंत्र के फंक्शन के बारे में। फंक्शन मतलब कार्य। जब हम लोग बात करें कार्य के बारे में तो इसका पहला कार्य तो है गमन। ठीक है, गमन में सहायक। गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान लिखें चाहे विनिमय, बात एक ही है। आप लोगों को जब रेस्पिरेशन बताया गया था उस वक्त ये कहा गया था कि इसके जो ये डर्मल ब्रैंकियाई होते हैं और ये पेपिला ट्यूब फीट ये मिलकर किसमें मदद करते हैं, इसके श्वसन में मदद करती हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ बताई गई है, गैसों का विनिमय। थर्ड इज न्यूट्रिशन, मतलब पोषण में मदद। ठीक है, पोषण। नेक्स्ट संवेदन, संवेदनग्राही। संवेदनग्राही की बात करें तो इसमें जो संवेदनांग जो मौजूद होते हैं, सेंसरी ऑर्गन, वो कहाँ मौजूद होंगे, इसके ट्यूब फीट पर। ठीक है, ट्यूब फीट पर ही मौजूद होते हैं। नेक्स्ट इज उत्सर्जन। जब हम लोग बात करें उत्सर्जन के बारे में तो ये अमोनोटेलिक होते हैं। क्या होते हैं, अमोनोटेलिक। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है अमोनोटेलिक क्या होती है, अमोनोटेलिक बताएं। एग्जैक्टली, ऐसे प्राणी जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है ना, उत्सर्जन के रूप में क्या चीज उत्सर्जित करते हैं ये लोग, अमोनिया। तो ऐसे जंतुओं को हम अमोनोटेलिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अमोनोटेलिक है ये। फंक्शन समझ में आया क्लास? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर की। अच्छा, आज आप लोगों का यहाँ पर इसका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब हम। नेक्स्ट चैप्टर है आपका हेलमिंथ में परजीवी अनुकूलन। ठीक है, हेलमिंथीज का परजीवी अनुकूलन, मैम क्रम बता देती। अच्छा हाँ बेटा, देखो सौरभ, देखो बेटा एक काम करते हैं, क्रम बता देते हैं। हाँ भाई सेकेंड ईयर। तो अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, हेलमिंथी का अनुकूलन। सबसे पहला आता है आपका इसमें सख्त आवरण, टफ इंटेग्यूमेंट। इसका एक डायग्राम बनाइए। छोड़ो यार, डायग्राम छोड़ो। सख्त आवरण की अगर हम लोग बात करें क्लास, तो आप लोग जानते हैं कि ये जो हेलमिंथीज होते हैं, ठीक है ना, ये हेलमिंथीज के ऊपर इस स्क्लेरोप्रोटीन का आवरण पाया जाता है। ठीक है, और ये स्क्लेरोप्रोटीन जो होती है ये एंजाइम रोधी होती है। एंजाइम रोधी होती है। देखिए आज से आपका जो नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो है हेलमिंथीज। हेलमिंथीज मतलब प्लेटी हेलमिंथीज। ठीक है, आप लोग जानते हैं प्लेटी हेलमिंथीज के सभी सदस्य कैसे होते हैं, आपके एंडोपैरासाइट, अंतः परजीवी होते हैं। ठीक है, अब अंतः परजीवी होने की वजह से मतलब वो हमारे शरीर के किसी भी जंतु के शरीर के अंदर निवास करते हैं।
ठीक है। अब वो अंदर चूंकि निवास करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको हमेशा बहुत सारे एंजाइम्स और इन सब से खतरा बना रहता है ना। तो इसीलिए इनके ऊपर क्या पाया जाता है, बहुत सख्त आवरण पाया जाता है स्क्लेरोप्रोटीन का बना हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, उनके ऊपर किसी भी एंजाइम का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। वही हम लोग बात करें अगर नेक्स्ट विशेष अंग, सेकेंड ईयर आज आपकी इसमें लास्ट क्लास है, ठीक है, लास्ट लेक्चर है जूलॉजी में। इसके बाद आपका थर्ड बुक जो रह जाएगी वो हम बाद में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आज थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं हम, ज़्यादा टाइम नहीं है ना। विशेष अंग की बात करें तो आप जानते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीस के सदस्य होते हैं, उनमें विशेष अंग के तौर पर हुक्स, सकर मतलब चूषक आदि पाए जाते हैं। जानते हैं ना आप, फैसियोला हेपेटिका में सकर पाए जाते हैं, है ना, और बाकी उसमें हुक्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपार जन क्षमता, अगर हम लोग बात करें हेल्मिन्थीस के बारे में तो इनमें बहुत ज्यादा जनन क्षमता पाई जाती है। जनन क्षमता से मतलब होता है क्लास, आप लोग जानते हैं इसके सदस्य होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब उभयलिंगी होते हैं, ठीक है। उभयलिंगी होने की वजह से आप जानते हैं एक ही जंतु में नर व मादा दोनों के जनन अंग पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही उसमें है तो ये यहीं के यहीं आपका स्वनिषेचन हो जाए, ठीक है। भले ही ये उभयलिंगी हैं फिर भी इनमें परनिषेचन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, परनिषेचन पाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये हमेशा परनिषेचन के लिए दो जंतुओं का होना जरूरी है, जिनमें से एक मेल की तरह काम करेगा और एक फीमेल की तरह काम करेगा, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि ये अंतः परजीवी हैं, शरीर के अंदर निवास करते हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है कि इन्हें बहुत ज्यादा मतलब खतरा रहता है। ये बहुत ज्यादा, भले ही बहुत ज्यादा जनन क्षमता में वो होते हों लेकिन ये बहुत बच नहीं पाते क्योंकि इन पर या तो एंजाइम्स या HCl या किसी भी अम्ल वगैरह का तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा संख्या में अंडे देते हैं कि अगर उनमें से कुछ मर भी जाएं तो थोड़े बहुत तो बचे, उनकी संख्या कुछ तो बचेगी, है ना। तो अब सपोज कीजिए उनमें से किसी दो ने मैथुन की प्रक्रिया की, ठीक है। अब ये दोनों जो है इनमें से एक मेल की तरह एक फीमेल की तरह काम तो किया, लेकिन जब ये अंडे देंगे ना तो ये दोनों जीव ही अंडे देते हैं, ठीक है ना। तो जिनकी वजह से इनकी जो जनन क्षमता हो जाती है वो दुगनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों अंडे देंगे ना तो इनकी जनन क्षमता तो दुगनी हो गई। जहां पर एक जंतु 1 लाख अगर अंडे देता है तो एक समय में 2 लाख के समथिंग अंडे देंगे, है ना। तो इनमें से कुछ मर भी जाएंगे 1-1.5 लाख, तो कम से कम 50,000 तो बचेंगे तो इसीलिए इनमें अपार जनन क्षमता पाई जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी संख्या जो है, इनकी जो वंश जाति है वो थोड़ी सी बच जाए, इसीलिए इन्हें बहुत जनन क्षमता ज्यादा पाई जाती है। वहीं हम लोग बात करें अगर नेक्स्ट पोषण के बारे में, तो आप जानते हैं ये अंतः परजीवी हैं। तो अंतः परजीवी होने की वजह से ये कहाँ निवास करते हैं, आप लोग जानते हैं टीनिया सोलियम जो है हमारी आंत्र के पास निवास करता है, ये है ना, इंटेस्टाइन के पास। तो जाहिर सी बात है ये हमेशा पचित भोजन को अवशोषण के माध्यम से ग्रहित करते हैं। कैसे करते हैं, पचित भोजन को, भाई हमारा जो डाइजेस्ट हो चुका होता है, हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, फैसियोला हेपेटिका की ना करते हुए टीनिया सोलियम पे कर रहे हैं, ठीक है, जो आंत इंटेस्टाइन के पास है। तो ये किस तरह अपना पोषण ग्रहण करेगा, हमारा जो पचित भोजन होता है उसको अपनी सतह से अवशोषित करके, यानी कि उसमें शक्कर वगैरह मौजूद होते हैं, उससे वो पचित भोजन को अवशोषित करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इनमें पोषण के लिए भी हमेशा कोई विशेष ऑर्गन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट गमनांग, अगर हम बात करें गमनांग के बारे में क्लास,
तो आप जानते हैं अंतः परजीवी होते हैं, तो इन्हें कहीं भी पोषण, हम लोग गमन क्यों करते हैं जनरली, पोषण के लिए ग्रहण करते हैं। अगर हमें सब बैठे बैठाए मिल जाए एक जगह तो क्या हम चलेंगे एक जगह से दूसरी जगह? ऑब्वियसली नॉट, है ना, हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम कुछ भी करते हैं अपने पोषण के लिए ग्रहण करते हैं। अब जाहिर सी बात है इन्हें तो बैठे बैठाए खाना मिल रहा है, आंत के पास में है, तो जाहिर सी बात है इन्हें पोषण के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए इनमें गमनांग के लिए कोई विशेष ऑर्गन नहीं पाया जाता। लेकिन अपनी बात में थोड़ा संशोधन कर देती हूँ, लेकिन इनके जो लार्वा होते हैं सॉरी, ठीक है, उनमें गमनांग मौजूद होते हैं। जैसे आप लोग बात करें फेसियोला हेपेटिका की, तो फेसियोला हेपेटिका का जो लार्वा होता है, जैसे हम बोलते हैं मिरेसीडियम लार्वा, ठीक है, ये मिरेसीडियम लार्वा जो है इनमें सीलिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सीलिया। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही फिनिश किया है ये मिरेसीडियम लार्वा, ठीक है। इन पे क्या पाए जाते हैं? ये सीलिया पाए जाते हैं, क्योंकि मिरेसीडियम लार्वा कभी भी पोषण ग्रहण नहीं करता, ये अपने सीलिया की मदद से क्या करता है, अपने मध्य परपोषी को ढूंढता है। आप लोग जानते हैं ना कि ये जो फेसियोला हेपेटिका होता है ये डाइजीनिया में रखा गया है, गढ़ इसका डाइजीनिया है, क्यों? क्योंकि ये अपना जीवन काल दो परपोषी के अंदर व्यतीत करता है, इसलिए, है ना। तो अब लेकिन भले ही देखो ये लार्वा अवस्था जरूर है, सीलिया उपस्थित है, लेकिन पोषण ग्रहण नहीं करता, इसीलिए इसको परपोषी की जरूरत है, मध्यस्थ परपोषी की जरूरत है, इसीलिए क्या करता है, सीलिया की मदद से गमन करेगा, ठीक है। वहीं अगर आप लोग बात करें एक और लार्वा जिसे हम बोलते हैं सर्केरिया लार्वा, तो उसमें भी फ्लैजिला पाया जाता है ना। तो कहने के लिए हेलमिन्थीज के जो सदस्य होते हैं उनमें गमनांक नहीं होता, लेकिन हाँ इनके लार्वा में उपस्थित होता है गमनांक, ठीक है। तो चलिए क्लास आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग बाद में बात करते हैं। आज से आपका सिलेबस कंप्लीट इन दोनों बुक्स में।